हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेई के हिसाब से इसका नाम है स्ट्रेट लाइन और ये कोऑर्डिनेट के अंदर आता है और ये बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार चैप्टर है। इससे जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को एकदम ध्यान से देखना और बहुत ही आराम से एकदम बेसिक लेवल से सिखाऊंगा और एकदम एडवांस लेवल तक हम जाएंगे और आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल से चैप्टर की। तो लेट्स गो। सबसे पहले आपको सरल रेखा में क्या पता होना चाहिए कि देखिए कि जो सरल रेखा है उसका अर्थ क्या है, यानी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा, जैसे कि अगर मान छोटी क्लासों में देखा जाए तो 9th क्लास में आपने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे कि मान लो ये हमारे पास लाइन है और एक लाइन हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है। और अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो होता है वो होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो इसमें मान लेते हैं कि मैंने एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट था ये वाला। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़े से दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इस पॉइंट का नाम मैंने मान लो रख दिया ए। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए। तो ए की मान लो दूरी है, मतलब ए के जो निर्देशांक है वो 1,2 है। तो 1,2 का मतलब क्या है, इधर जो पहले नंबर पे होता है वो एक्स अक्ष से होता है और दूसरे नंबर पे वाई अक्ष से होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सीधी रेखा खींचूं तो इसका मतलब कि ये जो है वो 1 है और यहाँ से अगर सीधी रेखा खींचूं तो ये आपके 2 है। ये आपने छोटी क्लासों में सीख रखा है। तो ये होता है निर्देशांकों को दर्शाना। अब दूसरी बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी बात है, वो ये आपको पता होनी चाहिए कि आप अक्षरों को कैसे मतलब दर्शा सकते हैं। देखो ध्यान से, मतलब कि जो आपके निर्देशांक होते हैं वो कौन से चतुर्थांश में क्या होंगे, वो कैसे आप बताओगे, तो उसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैं इधर एक और रेखा खींच रहा हूँ जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। तो अब आपको ये तो पता होगा ये चतुर्थांश है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से आपको और सारी बातें समझाने की कोशिश करूँ तो ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। और ये जो है, इसको मैं यहाँ से बताऊं, ये जो होता है वो होता है मूल बिंदु, जिसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। ये बात आपको पता होगी। निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अब देखो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं और ये जो चतुर्थांश है वो होता है फर्स्ट चतुर्थांश, यानी प्रथम को फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, आपको ध्यान रखना है। और ये होता है थर्ड एंड ये होता है फोर्थ। तो अब इसमें आपके निर्देशांक किस हिसाब से होते हैं वो देखो। फर्स्ट चतुर्थांश में आपका सारा पॉजिटिव होता है। वैसे तो ये आपने सारा क्लास 9th में सीख लिया, फिर मैंने आपसे बोला ना मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट चतुर्थांश आपका क्या होता है, प्लस प्लस वाला। सेकंड जो होता है वो होता है माइनस प्लस वाला। एंड जो थर्ड होता है वो होता है माइनस कोमा माइनस वाला। एंड फोर्थ जो होता है वो होता है प्लस कोमा प्लस। ये बात आपको पता होगी। अब बात करते हैं जरूरी जरूरी बात कौन सी, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिक से। क्या क्वेश्चन है ध्यान से समझना। क्वेश्चन है आपके पास, बिंदु ए 3,4 की एक्स अक्ष
से दूरी। देखो ये आपको प्रश्न आ गया है, तो कैसे करोगे बिंदु A3,4 की x अक्ष से दूरी। तो देखो जब भी आपसे x अक्ष का पूछे तो आपको y अक्ष वाला बता देना है। ये तो आपको बात पता होगी कि ये जो होता है वो होता है x अक्ष, एंड ये जो होता है वो होता है y अक्ष पे होता है। तो जब आपसे x अक्ष की दूरी पूछे, जिस अक्ष की दूरी पूछ रही है उससे आपको अगला वाला बता देना है। यानी आप अभी आप x का पूछे तो आपको y बता देना है, तो इसका मतलब जो x अक्ष से दूरी होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको कोई समस्या न आए इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो बाद में क्या होगी, समस्या आएगी, आपको छोटी छोटी बातें भी पता नहीं होगी। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। क्या है, अब टॉपिक लिख लीजिए, दूरी सूत्र। क्लास 10th में भी आपने देखा था, ये फिर से 11th में भी दूरी सूत्र। कैसे है दूरी सूत्र, ध्यान से समझना, दूरी सूत्र कैसे आया। अभी आपने क्लास 10th में सूत्र देख लिया होगा, पर ये आखिर आया कैसे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चीज की। तो वही मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें कोई समस्या ना हो। एंड अब एक्स अक्ष भी बना देते हैं। देखो ये हमारा बन चुका है। ये आपका क्या होता है, ये y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, ये बात आपको पता ही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ, इस बिंदु का नाम मैं रखता हूँ Q। इस बिंदु का नाम मैंने क्या रख दिया, Q। जिसके जो निर्देशांक है वो मैंने मान लिए x2, y2। एंड एक बिंदु में ले लेता हूँ P, जिसके निर्देशांक मैं मान लेता हूँ x1, y1। इन दोनों को मैं मिला देता हूँ। तो ये दोनों बिंदु हमने मिला दिए। देखो अब क्या है, इन दोनों के बीच की हमें दूरी बतानी है कि दो निर्देशांकों के बीच में कितनी दूरी है। तो उसको आप कैसे दर्शाएंगे, उसको ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सीधी एक रेखा खींच देता हूँ, ग्रीन पेन से आपको खींचा, आपको नजर आ रही है, और एक रेखा यहाँ से खींच देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेम ऐसा इधर भी करता हूँ, y एक्स से थोड़ा ऊपर हो गई। ठीक है, तो ये हमने दो रेखाएं खींच दी। अब इनके निर्देशांक क्या होंगे, ध्यान से समझना। ये वाला x अक्ष है और वो वाला y अक्ष है। तो x अक्ष पे y निर्देशांक हमेशा 0 होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, इसको मैं अगर इससे दर्शाऊं, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ध्यान से समझना, x2, 0 होंगे, क्योंकि यहाँ तक की दूरी कितनी x2 है, x2, 0। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, y2, x1, 0, क्योंकि यहाँ की दूरी कितनी x1 है, तो x1, 0। बात को समझ में आ गई। वैसे ही हम यहाँ की भी दूरी निकाल, यहाँ का भी निर्देशांक लिख लेते हैं। तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, 0, y2, क्योंकि y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। 0, y2, और ये हो जाएगा 0, y1, 0, y1।
समझ गए बातों को। अब देखिए ध्यान से, ये जो मैंने रेखाएं खींची है, ये मेरे से थोड़ा सा डायग्राम ढंग से बना नहीं, ये सारी परपेंडिकुलर रेखाएं हैं। एक रेखा और खींच देता हूं मैं, जिससे आपको को पूरा ऐसे मिला दो। तो ये सारा परपेंडिकुलर रेखा है, यानी एकदम लंबवत रेखाएं हैं। तो अब इसमें आप एक चीज ध्यान से समझना, ये जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री का कोण है। ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है, ये 90 डिग्री का है। तो ये जो बिंदु है, मैं इस बिंदु का नाम रख देता हूँ, देखो पी क्यू, इस बिंदु का नाम रख देते हैं एम। तो पी क्यू एम आपका क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अब इसमें एक चीज ध्यान समझो, इसमें पीएम कितना होगा, पीएम कितना होगा ये ध्यान से समझना, क्योंकि पीएम की लंबाई आपको पता चलेगी और क्यूएम की लंबाई हम निकाल लेंगे, तो हम पीक्यू की लंबाई आराम से ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको मैं इससे समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझना। तो देखो, ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1 है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x2 है। तो इसका मतलब ये वाली अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से हमें किसकी डिस्टेंस चाहिए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है। हमें क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, यानी हमें x1 में से x2 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो pm होगा वो कितना हो जाएगा, मोड में x1 माइनस x2, मोड में x1 माइनस x2। आप इसे x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने मोड लगा दिया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे x2 माइनस x1 नहीं लिख देता हूँ, कि मोड लगाने के बाद मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, भले वो छोटा है, x2 माइनस x1। ये मोड में हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपके क्या आ जाएगा, पीएम आ जाएगा। क्यूएम हमने निकाल लिया, पीएम निकाल लेते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये क्यूएम है, पीएम। पीएम सेम इसकी तरह क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ये सब मोड के अंदर है, क्योंकि अब मोड के अंदर है तो मान आपका पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से देखो, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एम में, देखो त्रिभुज पी क्यू एम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें हमने लंब और आधार निकाल लिया है। तो कर्ण निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पी क्यू का स्क्वायर है, पी क्यू का स्क्वायर वो पीएम का स्क्वायर प्लस क्यूएम के स्क्वायर के बराबर होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इस बात को यहाँ पे हम लागू करते हैं। तो अब देखो क्या होएगा, यहाँ से हमें पी क्यू की लंबाई पता चल जाएगी। क्या, देखो पी क्यू मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर उस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट का निशान आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या, x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मोड मैंने हटा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो आपका आ जाएगा क्या, दूरी सूत्र। ये आपका क्या है, दूरी सूत्र है। तो ये एकदम ध्यान से समझ लेना। अब इस पर कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, बिंदु दो कोमा 3 तथा 4,5 के बीच
दूरी ज्ञात करें। देखो अब इसे कैसे कर सकते हैं, बिंदु 2,3 तथा 4,5 के बीच में हमें दूरी ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना, आप बिंदुओं का नाम रख दो। मैं बिंदुओं का नाम ए बी रख देता हूँ। तो अगर मैं ए बी नाम रखूंगा तो ए बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए बिंदु क्या हो जाएगा 2,3। ये ब्रश सही नहीं है ना, हम पेन ही ले लेते हैं। ए बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 2,3 एंड बी बिंदु क्या हो जाएगा 4,5। ये भी सही नहीं, जेल पेन ही सही है। ठीक है, ये दो बिंदु हमारे पास आ गए। अब दूसरा क्या कहता है हमें, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से आप क्या ज्ञात कर लोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो मैं लिख ही देता हूँ 2 का स्क्वायर उधर से 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अंडर रूट में 8, अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2। तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि देखो ये भले ही 10वीं का हो, आपको इरिटेट भी लग रहा होगा, कुछ को आता होगा, कुछ भूल गए होंगे, पर ये कराना जरूरी है। क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो आईआईटी की तैयारी, तो आपको कोई भी चीज भूलनी नहीं है, आपको सारी चीजें याद रखनी है। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीजें करा रहा हूँ। ठीक है, समझ लो बातों को। तो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 4,3 से 5 दूरी पर है, 5 दूरी पर है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा घुमा दिया है। आपको सिर्फ एक ही बिंदु पता है और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दी और पूछ लिया कि वो दूसरा बिंदु क्या है। तो ऐसे बिंदु को ज्ञात करने का तरीका क्या है, एकदम ध्यान से समझना। तो हम क्या करेंगे, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, जब आपको एक बिंदु दिया हुआ हो और दूसरे बिंदु का पूछ रहा हो पर आपको कुछ बातें दे दी, तो आपको उस बिंदु को मान लेना है और एक बिंदु को 0 मान के हल कर देना है। देखो कैसे करना है, इसको ध्यान से समझना है। मैं मान लेता हूँ कि वह बिंदु, तो आपको देखो क्या करना है, मान लेना है। माना वह बिंदु y1 है। देखो हमने 0,y1 ही क्यों माना, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि उसने y अक्ष पर बोला है। मैंने आपसे बोल दिया y अक्ष पर
एक्स निर्देशांक एक्स वाला 0 होता है और एक्स अक्ष पे वाई वाला। तो आपको क्या मानना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप अक्ष देख लीजिए, फिर उस हिसाब से एक को 0 पुट कर दीजिए अगर उसने अक्षों की बात की है तो, और एक को वो अक्षी मान लीजिए। जैसे मैंने इधर माना 0,y1, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इसे कैसे करना है, ध्यान से समझना। तो देखिए आपको दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी दे रखी है, 5, और वो जो दो बिंदु हैं उन दोनों के बीच की दूरी अब हमें निकालनी है। तो एक बिंदु था क्या आपका 4,3, तो उससे हम क्या निकालेंगे 4,0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने इस रूट को उधर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इधर। यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 3 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, वो 16 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस y1, 3 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को उस तरफ भेजूंगा तो अंडर रूट का निशान आएगा, 3 माइनस y1। देखो जब भी अंडर रूट का निशान आएगा तो प्लस माइनस हमेशा आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 9। कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, प्लस माइनस लगाते नहीं, उनको ऑप्शन में एक ही ऑप्शन कर देते हैं और गलत हो जाता है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आंसर, प्लस माइनस 3। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y1 की वैल्यू देखो आ जाएगी आपके y1 इक्वल टू, एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, प्लस लेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस लोगे तो 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और माइनस लोगे तो आ जाएगा आपके 6 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का y1 है। समझ गए बातों को। तो ये आपका हो गया एकदम छोटा सा बेसिक सा काम। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ज्यामितीय आकृति। ज्यामिति आकृति क्या होती है ज्यामितीय आकृति, ध्यान से समझना। काम करते इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा सेट कर देता हूँ जिससे क्या हो जाएगा ना, हम आराम से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अब इसको ऊपर कर देते थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ये जो लिखा है ज्यामितीय आकृति, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखो ये जो टॉपिक है वो क्या है, ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृति में हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज। किन किन चीजों के बारे में, त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज और यहाँ पे लिख देता है चतुर्भुज।
तो देखो त्रिभुज वैसे तो आपके क्या होते हैं, वैसे तो देखो त्रिभुज आपके 6 प्रकार के होते हैं, पर आपके जो कोर्स में है यानी जेई में वो सिर्फ 3 प्रकार के त्रिभुज पूछे जाते हैं। क्या है, ध्यान से समझना। पहला है आपका समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है समद्विबाहु, समद्विबाहु। और तीसरे नंबर पे पूछते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। इन्हीं त्रिभुजों के बारे में आपसे जेई में पूछा जाता है और किसी त्रिभुज के बारे में नहीं पूछा जाता। इन तीनों त्रिभुजों का हम थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज कर लेते हैं जो आपका काम आएगा। देखो तीनों के बारे में आप क्या पढ़ने वाले हो, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप डाल लो क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु। देखो समबाहु त्रिभुज दिखता कैसा है, सबसे पहली बात तो ये करते हैं। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है आपके। ये जो आपका है ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो थोड़ा सा हम और डेकोरेशन कर लेते हैं जो हमारे काम आएगी। क्या, इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपके बराबर होती है, यानी कि ये और ये। और इन तीनों के मध्य जो कोण होता है वो होता है 60 डिग्री का। ये तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारी बातें काम की है। तो ये बातें मैं लिख भी देता हूँ क्या, कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। दूसरे नंबर पे बात ये होती है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की। दूसरा जो त्रिभुज है वो क्या है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। देखते हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज है इसके अंदर। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, पर हम बना लेते हैं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा है, ध्यान से समझ लेना। समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि आपके दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और तीसरी भुजाएं अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो कि मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, इसमें क्या होता है, इसको चलो एकदम नॉर्मली वैसे ही मैं बता देता हूँ आपको, वैसे ही समझ में आ जाएगा। कहा गया, हम इस वाले त्रिभुज से समझते हैं।
हाँ यही तो है समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, सबसे पहले तो इसका नाम रखो ए बी सी। इसमें क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण भी समान होते हैं। तो इधर लिख देता हूं मैं कि कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी, या फिर बी सी बराबर ए सी, या ए बी बराबर ए सी। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे या लिख देता हूँ कि मतलब कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी और दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण समान। अब है समकोण त्रिभुज की बारी। समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज क्या है, ध्यान से समझना। इसको अगर हम थोड़ा सा साइड में कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसको यहाँ पे कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब उसको इसका नाम रख देते हैं ए, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, बी और सी। इसमें ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का, और ये जो होता है वो होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सिंपल सी बात है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये बस ध्यान रखो। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कुछ बिंदु दे देंगे, 3 बिंदु, और पूछ लेंगे कि इससे बनने वाले त्रिभुज के बारे में बताए कि वो कौन सा त्रिभुज है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी एकदम बेसिक से क्वेश्चन से। तो आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, ध्यान से समझना। तो आपको क्वेश्चन दे दिया है, बिंदु बिंदु 3,0 3,4 0,4 कौन सा त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है। ये तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, लैंग्वेज ऐसे भी नहीं तो क्वेश्चन आपका तरीके से नहीं आएगा। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या है कि अब जो बिंदु दे रखे हैं आप इन बिंदुओं को नाम दे दीजिए या फिर एक त्रिभुज बनाइए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम क्या रख दिया, ए। इस बिंदु को मैंने लिख दिया 3,0, इधर नाम रख दिया बी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बिंदु को मतलब वो जो त्रिभुज है वो कौन सा है, तो और वो बिंदु कहाँ पर है। तो ऐसे में नाम रख देता हूँ और इस बिंदुओं को ऐसे में प्लॉट कर देता हूँ। तो देखो ये हो गया। अब क्या करो, सबसे पहले दूरी निकालो ए बी। तो ए बी निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 3 - 3 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का आपका आंसर क्या आएगा 4। अब BC निकाल लीजिए। BC को सॉल्व करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3। एंड अब सॉल्व कर दीजिए आप AC को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा आंसर। तो AC आपका क्या है 3 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसमें देखो आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 5। देखो ये तो मेरे को दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज की भुजा। क्यों? क्योंकि आपको इधर क्या दिख रहा है 3, 4 और 5, और 3, 4, 5 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समझ गए बातों को? तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद होगी कि आज अभी तक आपको ये क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। देखो कोई भी मैं फास्ट तरीके से नहीं पढ़ाऊँ, एकदम इजी वे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, क्योंकि हमें IIT क्लियर करनी है। तो इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मेरे को पता है कि आपने सारी चीज़ें 10वीं में कर ली है, बट आपको बेसिक आना जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपको लगता है कि जो चीजें आपको नहीं आ रही है वो चीजें आप फिर धीरे धीरे माइंड से भूलते जाते हैं, और जब आप उसे रिवाइज करते हैं तो आपको वो चीजें फिर आपको समझ में आने लग जाती है। तो इसीलिए मैंने ये आपको पूरा बेसिक करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।